हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निर्माण आईएएस के प्लेटफॉर्म पर मैं मृत्युंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है विश्व हाथी दिवस। आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी में एक इंजीनियर का रोल प्ले करता है, इसलिए उसे इकोसिस्टम इंजीनियर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा प्राणी है, धरती पर आप कह सकते हैं कि मौजूद स्थलीय स्तनधारी प्राणियों में सबसे कह सकते हैं कि बड़ा स्तनधारी प्राणी है। और इसके विषय में एक चीज बड़ी अच्छी कही जाती है कि हाथी की याददाश्त बड़ी तेज होती है। ठीक है, वह भूलता नहीं है। वह जब अपने रास्ते से गुजरता है तो पुराने उसके जो जलकुंड उसने बना करके रखे होते हैं, वो जिस रास्ते से अपने भोजन की तलाश में जाता है, उन रास्तों को याद रखता है। और अभी वर्तमान समय में हम लोगों ने जिस प्रकार से आधुनिकता की दौड़ में अपने आप को शामिल किया, या कह सकते हैं कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया और इसका परिणाम यह निकला कि मानव और वन्य जीव संघर्ष बढ़े। और इन्हीं वन्य जीवों में से एक हाथी और मानव के संघर्ष में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसी को लेकर के आज का यह विषय है विश्व हाथी दिवस। देखिए, विश्व हाथी दिवस की अगर हम लोग बात करें तो इस वैश्विक अभियान की शुरुआत की गई थी 12 अगस्त 2012 से इस वैश्विक अभियान की शुरुआत की गई थी। देखिए, विश्व हाथी दिवस मनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि हम लोग हाथियों के प्रति अपना आकर्षण, अपना प्यार, अपना केयर दिखाएं, बल्कि यह दिवस हमें यह भी याद दिला रहा है कि यह जो धरती का प्राणी है, यह जो हाथी है, यह धरती का प्राणी आज विभिन्न प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है। उसके आवास का विखंडन हो रहा है और कहीं ना कहीं अगर यही चलता रहा, उसके पारिस्थितिकी तंत्र में जो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वह भूमिका भी सिमटती जा रही है। और अगर यही चीज चलता रहा तो आने वाले समय में यह प्रजाति भी, जैसे भारत में चीता विलुप्त हो गया, फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीकन कंट्रीज, नामीबिया, साउथ अफ्रीका से चीता को ला करके भारत में पुनः पुनर्वासन उसका किया गया। पुनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, वहां उसका पुनर्वासन किया गया। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम मनुष्य इसी प्रकार से अपने स्वार्थ में अंधे होते रहे तो यह प्राणी जो है यह भी विलुप्त हो जाए। क्योंकि अभी अगर जो देखें तो IUCN ने हाथियों की जो प्रजातियां पाई जाती है पूरे विश्व में, उसमें अफ्रीकन हाथी और एशियन हाथी दो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं विश्व में। एशियन हाथी की बात करें तो इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। अफ्रीकन हाथी की अगर बात करें तो अफ्रीकन हाथी दो प्रकार के होते हैं, एक अफ्रीकन सवाना हाथी होता है और एक अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट होता है, अफ्रीकन वन हाथी होता है। जिसमें अफ्रीकन वन हाथी को भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया, लेकिन अफ्रीकन सवाना हाथी जो सवाना के घास के मैदान में, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना में जो पाए जाते हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में उसको IUCN ने रखा है। ठीक है, तो हाथी के विषय में इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है ताकि उसकी सुरक्षा संरक्षा की जा सके, क्योंकि यह जो है इकोसिस्टम इंजीनियर होता है। ये चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे यह इकोसिस्टम इंजीनियर के रूप में है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो आज के समय में हम क्या कर रहे हैं कि नित्य नए नए उपभोक्तावादी संस्कृति के गुलाम होकर के हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, जंगलों की कटाई कर रहे हैं तो जंगल अगर कटते चले जाएंगे तो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु वो कहां जाएंगे? वो फिर वापस मानवीय बस्तियों की ओर आएंगे, और जब मानवीय बस्तियों की ओर आएंगे तो दोनों को अपने प्राणों का संकट लगेगा। और जब व्यक्ति के ऊपर अपने प्राण का संकट होता है, प्राणी के ऊपर अपने प्राणों का संकट होता है, तो वह फिर क्या करता है? वह पलटवार करता है। और यहीं से शुरुआत होती है मानव वन्यजीव संघर्ष की। अभी क्या हो रहा है कि जंगलों की कटाई, कृषि का विस्तार, जनसंख्या, मानवों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अगर भारत देश की बात करें तो एक समय चीन जनसंख्या के मामले में विश्व का नंबर 1 देश हुआ करता था, आज हम उसको पीछे छोड़ चुके हैं। तो जनसंख्या का विस्तार अगर होगा तो उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, और उस खाद्यान्न की पूर्ति के लिए हमें कृषि करनी होगी, और कृषि के लिए जमीन की आवश्यकता होगी। और इसी के लिए हम जंगल को साफ करते जा रहे हैं ताकि कृषि का विस्तार हो सके। साथ ही साथ शहरीकरण और खनन, ये कुछ ऐसे और रीजन है जो हाथियों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, शहरीकरण, खनन, कृषि का विस्तार, कटाई, जंगलों की कटाई, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो हाथियों के आवास को नष्ट करते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के कारण
भोजन और पानी का संकट बढ़ रहा है। ठीक है, भोजन और पानी का संकट बढ़ रहा है, जिससे भी मानव और हाथी में टकराव हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इकोसिस्टम इंजीनियर, मैंने आपको कहा कि हाथियों को इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इस पे अगर हम लोग गौर करें तो इसके पीछे के जो की पॉइंट्स है उसको देखें तो ये इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि हाथी जो है वो संरचना का निर्माण करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हाथी भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। लंबी दूरी तय करते हैं तो वो जंगलों के बीच से निकलते हैं, और जंगलों के बीच से निकलते हैं तो वो अपने लिए एक नए रास्ते का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब क्या है, इससे जब वो निकलते हैं भोजन की तलाश में तो लंबी दूरी तय करते हुए एक नया रास्ता बनाते हैं, पेड़ों की शाखाओं को प्रभावित करते हैं और घने जंगलों में जाते हैं नए रास्तों के साथ, जिससे जंगल की प्राकृतिक संरचना को आकार मिलता है। ठीक है, जंगल की प्राकृतिक संरचना को आकार मिलता है। उसके बाद अगर देखें तो हाथी क्या करता है, वो बीजों का प्रसारण भी करता है, प्रसार भी करता है। ठीक है, वो क्या करता है, जब वो चलता है भोजन की तलाश में तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों वनस्पतियों का को वह भोजन के रूप में ग्रहण करता है, फलों को वह भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और फिर वह अपनी लीद के माध्यम से वह चलता जाता है, लंबी दूरी तय करता है, तो अनेक जगहों पर जाकर के वह लीद जहां पर छोड़ता है उससे वहां पर उस प्रजाति के पेड़ पौधों को पनपने का अवसर मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि वह बीजों को अपने लीद के द्वारा दूर दूर तक पहुंचाते हैं, इससे जंगलों में नई वनस्पतियों के उगने और फैलाव में मदद मिलती है। नई वनस्पति, भाई यहां से निकला, किसी एक जंगल से निकला, वहां से वो 50 किलोमीटर दूर गया, वहां जाकर के उसने अपनी लीद की, उस लीद में इस जगह के जो वनस्पतियां हैं वो शायद वहां नहीं पाई जाती हो, तो वो बीज उसके लीद के माध्यम से वहां गया और दूसरी जगह बी जगह पे जाकर के वह हो गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहां से हाथी चला, यहां उसने कुछ वनस्पतियों को खाया और फिर वो यहां तक आया, बी जगह पर वो वनस्पतियां नहीं पाई जाती है और यहां पर उसने लीद की, उस लीद से में जो बीज है वो यहां पर उनको प्राकृतिक सुविधाएं मिली, सूर्य का प्रकाश मिला, जल मिला, और वो बीज यहां पर धीरे धीरे एक वृक्ष के रूप में पनप गया और एक नया वृक्ष यहां पर बन गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि हाथी जो है वह न सिर्फ नई संरचना का निर्माण कर रहा है बल्कि वह नई नई वनस्पतियों का भी निर्माण कर रहा है, नई पीढ़ी का निर्माण कर रहा है, वनस्पतियों की नई पीढ़ी का किसी अन्य स्थान पे कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो यह हाथी जलकुंड का भी निर्माण करते हैं। सूखे के मौसम में हाथियों के द्वारा खोदे गए जो या बनाए गए जलकुंड होते हैं वह जंगल के दूसरे छोटे बड़े अन्य वन्य जीवों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं। ठीक है, और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को वह बचाते हैं। सूखे के मौसम में हाथी चल रहा है अपने भोजन की खोज में, वो गया वहां जलकुंड बना दिया, गहरा कर दिया, खोद दिया, वहां उसको जल पीने के लिए उसको पानी मिल गया और फिर वो वहां से आगे बढ़ गया। बाद में वही जलकुंड, वही गड्ढा, वह उसी जंगल में रहने वाले अन्य छोटे बड़े जीव जो है उनके लिए पानी का स्रोत बन गया और साथ ही साथ उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने में वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जंगल कम होते जा रहे हैं। जंगल कम होते जा रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें रहने के लिए आवास चाहिए, हमें अपने जनसंख्या के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न चाहिए और हमारे पास जमीन का टुकड़ा निश्चित है। ठीक है, आप देखिए, अगर आप देखें तो पूरे संपूर्ण धरातल पर देखें तो कहा जाता है कि 70% पर जल है और 30% पर स्थल है, और उसी 30% पर निरंतर अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उस पर जो संसाधन है उस पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, और दबाव बढ़ेगा उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए। अब 70% में से तो हम जमीन पा नहीं सकते हैं क्योंकि वो जल पूर्ण क्षेत्र है, महासागर है, तो ये इसी 30% पे जो बचे हुए जंगल होंगे हम उनको काटेंगे, क्योंकि मनुष्य बड़ा स्वार्थी प्राणी होता है, वो अपना सबसे पहले सोचता है और इसी अपने सोचने में के लिए वो क्या करेगा, वो प्राकृतिक वनों को नष्ट करेगा ताकि वो अपने आप को वहां पर जीवित कर सके। और उसके इस क्रिया के कारण क्या होगा, वह उस प्राकृतिक जंगल को काटेगा तो उसमें रहने वाले वन्य जीव कहां जाएंगे, वो फिर आपके तरफ आएंगे और फिर संघर्ष होगा तो आप उसको मारेंगे, वो आपको मारेगा। और इस प्रकार से क्या हो रहा है कि हाथियों के साथ भी यही हो रहा है, जंगल कम होते जा रहे हैं तो इनका संसार सिमटता जा रहा है, क्योंकि हाथियों को विचरण करने के लिए एक बृहद क्षेत्रफल वाला क्षेत्र चाहिए। आप ऐसे उदाहरण लीजिए कि भारत में अगर आप देखिएगा तो अक्सर झारखंड राज्य एक है जो हाथी और मनुष्य के संघर्ष के लिए अभी बहुत ज्यादा
उसमें चर्चा में बना रहता है, क्योंकि वहां पर हाथी क्या करते हैं, वो उड़ीसा से झारखंड आते हैं, झारखंड से पश्चिम बंगाल जाते हैं, या झारखंड के हाथी पश्चिम बंगाल की ओर जाते हैं। तो इतनी लंबी दूरी जब तय करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, क्योंकि जंगल सिमटते जा रहे हैं और उनके रास्ते में उनका जो कॉरिडोर है, जिस बार रास्ते से एक बार वो जा रहे हैं, उसी रास्ते पे हमने क्या किया, मानवीय बस्तियां बसा दी। अब जब मानवीय बस्तियां बसा दी तो वो अपने रास्ते को भूलते नहीं, उस रास्ते में जाते हैं और अचानक से उनको बस्ती दिखती है, तो वहां पर फिर मानव वन्य जीव संघर्ष, मानव हाथी संघर्ष होना तो लाजमी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो यहां पर यही चीज है। अब हो क्या रहा है कि सबसे गंभीर समस्या जंगल के क्षेत्रफल के घटने से ज्यादा आवास का विखंडन है। जंगल का क्षेत्रफल घट रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा समस्या क्या है, हाथियों के आवास का विखंडन हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो हमने सड़कें बनाई, हमने रेलवे लाइन बिछाए, हमने माइनिंग के लिए खदानें खोदी और शहरों का विकास किया। और इसने, इन चारों चीजों ने, चाहे आप सड़कें बनाए, रेलवे लाइनों का विस्तार किया, खदानें खोदी गई, शहरों का विकास किया, और इन सब ने बड़े आकार के जंगल को छोटे आकार में परिवर्तित कर दिया। और जब बड़े आकार का जंगल छोटे आकार में परिवर्तित होगा तो उस बड़े आकार में जो जानवर रहते हैं उस छोटे से आकार में रहेंगे, और वहां फिर भोजन के लिए संघर्ष होगा, तो फिर वहां से बाहर निकलेंगे और सहूलियत से जहां जिनको भोजन मिल जाए। ठीक है, तो होता यही है, हाथियों को प्राकृतिक रूप से भोजन और मौसमी संसाधनों के लिए विशाल क्षेत्र में निर्बाध घूमने की आवश्यकता होती है। और जब यह क्षेत्र ही छोटा पड़ जाएगा तो वह उस क्षेत्र से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, मानव के साथ उसका संघर्ष होगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि मानव और हाथी का संघर्ष जो होता है उसके प्रमुख कारण क्या है। तो पहला कारण है खेती और शहरों का विस्तार। ठीक है, खेती और शहरों का विस्तार, यानी जंगलों के आसपास खेती का विस्तार संघर्ष की एक बड़ी वजह है। क्योंकि जंगल का आकार छोटा हो गया, मनुष्य अतिक्रमण कर दिया है जंगलों पर, अब उसके आकार को यह खेती योग्य भूमि में बदल दिया। अब खेती, जंगलों को काट करके वहां पे कृषि करने लगा, और कृषि जंगल के तुरंत पास में है, तो जो जैसे ही हाथी बाहर निकले जंगल से भोजन की तलाश में, खेत मिला, खेत में घुस गया, फसलों को नष्ट कर दिया। ठीक है, और क्या है कि हाथियों को जंगल के भोजन की तुलना में खेतों में धान, गन्ना, मक्का और केले जैसी फसलें अधिक पौष्टिक और आसानी से उपलब्ध मिल गई, उनकी उपलब्धता आसानी से हो गई। अब इससे क्या हुआ कि यह जब उपलब्धता आसानी से हो गई तो वो खेतों में घुस करके उसको खा लिया। अब पारंपरिक रास्ते में बस्तियों के बदल जाने से, वहां पर नई बस्तियां बस जाने से हाथी रास्ता नहीं बदलते। मैंने आपको कहा ना कि उनकी याददाश्त बड़ी तेज होती है, जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को याद रखते हैं, तो वो अपना रास्ता नहीं बदलते। अब जब रास्ते बदलेंगे नहीं और उनके रास्ते के बीच में मानवीय बस्तियां आएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बस्तियों में प्रवेश करेंगे तो मानव और हाथी का संघर्ष होगा। और हाथी, चूंकि आप जानते हैं विशालकाय प्राणी है, वो गलती से भी अगर पैर भी रख दिया तो कितने लोगों को लेकर के बैठ जाएगा। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, आजीविका का और संरक्षण का टकराव। आजीविका और संरक्षण का टकराव क्या है, तो यह केवल जानवरों और इंसानों के बीच की समस्या नहीं है। एक और किसान खेती कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खाद्यान्न उपजा रहा है, ठीक है, महीनों मेहनत किया, फसल की रखवाली की, और अचानक से हाथियों का झुंड आया और कुछ ही घंटे में वो फसल नष्ट होगी। सोचिए उस किसान की पीड़ा क्या हो। ठीक है, अब जब वो पीड़ा होगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि भाई जब व्यक्ति को अपने अस्तित्व का संकट आएगा तो फिर वो बड़े से बड़े खतरे को मोल लेने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हाथियों के खिलाफ होने वाली प्रतिशोधी कार्रवाई उनकी जान के लिए खतरा बन जाती है। किनके लिए? किसानों के लिए। क्यों? मैंने आपको कहा ना कि जब अस्तित्व का संकट आता है तो बड़े से बड़ा खतरा मोल ले लेता है। और जब उनको लगता है कि यार इतनी मेहनत से मैंने फसल उपजाई, वर्षों की मेहनत की, और कुछ घंटे में हाथी आकर के उसको नष्ट कर जाता है, तो वो हाथियों से भिड़ जाते हैं। ठीक है, उनको भगाने का प्रयास किया जाता है। उसी में कुछ हाथी जो है वो अगर थोड़ा सा भी उनका दिमाग इधर उधर हुआ तो बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, यह अगर देखें तो यह भूमि उपयोग और विकास की नीतियों का सीधा संघर्ष है। यह जो संघर्ष है यह भूमि उपयोग और विकास की नीतियों का सीधा संघर्ष हो जाता है, हाथी और मानव का संघर्ष। ठीक है, अब देखिए यहां पर भारत सरकार के द्वारा हाथियों की गणना की गई और अभी वर्तमान समय में हाथी अच्छे खासी संख्या में है। ठीक है, 4000 के लगभग हाथी है भारत में। तो वहां पर अगर हम लोग देखें तो आप पाएंगे क्या कि अभी हाथियों के आवागमन को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा हाथी कॉरिडोर एस्टेब्लिश किए गए हैं और वर्तमान समय 101 से ज्यादा हाथी कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं, जहां हाथियों के लिए सुरक्षित रास्ता दिया गया है ताकि उनके रास्ते में कोई रुकावट न हो,
मनुष्यों के साथ उनका टकराव नहीं हो। अगर आप देखें तो 2017 में के राइट ऑफ पैसेज दस्तावेज लाया गया था, ठीक है, और उस दस्तावेज में 101 से अधिक गलियारों की पहचान की गई थी। ये गलियारे क्या होते हैं? तो हाथी एक प्राकृतिक जंगल से दूसरे प्राकृतिक जंगल की ओर जाते हैं और यह गलियारे उसी को जोड़ते हैं। यह प्राकृतिक रास्ते दो जंगलों को आपस में जोड़ते हैं जिनको हम कॉरिडोर कहते हैं। और आज क्या हो रहा है, इन गलियारों के सामने सड़क, रेलवे लाइन, नहर, बिजली की लाइनें जैसी आधारभूत संरचनाएं सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। आप देखिए, अक्सर सुनते होंगे, असम का न्यूज आता है कि असम के बारपेटा के जंगलों में या कोकराझार के जंगलों में जो रेलवे ट्रैक जा रही है उसके किनारे या हाथी उस रेलवे ट्रैक पे आ गया, ट्रेन से टकरा करके 5 हाथियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, हमने उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करके विकासात्मक आधारभूत विकास को प्राथमिकता दी और इसके कारण क्या हो रहा है, यह संघर्ष हो रहा है, वो टकरा करके उनकी मृत्यु हो रही है। और हाथी की मृत्यु सिर्फ हाथी की मृत्यु नहीं होगी, वह क्या करेगा, वह आपके इकोसिस्टम को धीरे धीरे खत्म करेगा और जब इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे मानव सभ्यता विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हाथी के विषय में कुछ रोचक तथ्य हम लोग जाने। रोचक तथ्य क्या है, तो हाथी में संवाद करने की अद्भुत क्षमता, हाथियों में संवाद करने की अद्भुत क्षमता होती है। कभी कभी वो इतने कम आवाज में एक दूसरे से संपर्क साधते हैं जिसको इंफ्रासाउंड कहते हैं। यह क्या होता है, ये बहुत कम आवृत्ति वाला आवाज होता है, ध्वनि होती है, इससे संवाद करते हैं जिन्हें इंसान सुन भी नहीं सकता है। इससे क्या करते हैं, वो लंबी दूरी तक संपर्क करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इंफ्रासाउंड का उपयोग करते हैं लंबी दूरी तक एक दूसरे से संपर्क करने के लिए। दूसरी चीज आप क्या पाएंगे, हाथी का याददाश्त बहुत बेहतरीन होता है, उसका दिमाग बहुत, आप कह सकते हैं कि तेज होता है, लंबे, उसकी जो लंबी अवधि की स्मृति है बहुत मजबूत होती है। वह क्या करता है, हाथियों की याददाश्त बहुत तीव्र होती है, लंबे समय तक दूसरे हाथियों, स्थानों और विशेषकर पानी के स्रोतों को वह याद रखते हैं कि इस रास्ते से अगर मैं गुजर रहा हूं तो वो भले 5 साल बाद 10 साल बाद भी गुजरेंगे तो उनको याद होगा कि कहां पर तालाब है, कहां पर बावड़ी है जहां से वह जल पीते थे, तो यह उनको याद रहता है। सामाजिक संरचना की बात करें तो मनुष्यों की तरह हाथी भी सामाजिक प्राणी है, वह भी समूह में रहता है। ठीक है, अब अगर आप देखिए तो मादाएं परिवार समूह में रहती हैं जिसकी अगुवाई सबसे अनुभवी मादा हाथी करती है, जिसे मैट्रीआर्क कहते हैं। मैट्रीआर्क कहते हैं जो सबसे अनुभवी मादा हाथी होती है, वह समूह का नेतृत्व करती है। इसके बाद अगर आप देखें तो एक और चीज है, हाथी तैराकी में उस्ताद होते हैं। इतने बड़े आकार, वजन, विशाल काया के बावजूद हाथी बहुत बेहतरीन तैराक होते हैं और अपनी सूंड का इस्तेमाल स्नॉर्केल की तरह करते हैं, ऐसे ऊपर पानी के ऊपर उठा लेते हैं और लंबी दूरी तक पानी में या गहरी नदियों को पार कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हाथियों के विषय में कुछ रोचक जानकारी है। अब देखिए झारखंड, चूंकि वहां पर मनुष्य और हाथियों का संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर इससे निपटने के लिए फरवरी 2026 में वहां के विधानसभा में चर्चा हुई। चर्चा के बाद हुआ कि भाई इस संघर्ष को कैसे कम किया जाए, तो इसके लिए रणनीति बनाई गई। ठीक है, वह रणनीति क्या थी, तो पहले झारखंड सरकार ने अपने उस चर्चा के दौरान कहा कि हम एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन करेंगे। यह क्या करेगा, तो इसके विषय में बताया कि हाथियों की आबादी वाले इलाकों में प्रवेश करने की स्थिति में, यानी हाथी जब मनुष्य मानवीय बस्तियों में प्रवेश करेंगे, आबादी वाले इलाकों में प्रवेश करेंगे, तो तत्काल कार्रवाई करने के लिए हर एक कमिश्नरी लेवल पे, हर एक प्रमंडलीय स्तर पर एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा कि उनको सूचना मिलेगी, त्वरित कार्रवाई बल जिसको कहते हैं या टीम कहते हैं, जैसे ही उनको सूचना मिली कि भाई हाथियों ने प्रवेश कर लिया मानवीय बस्ती में, तो यह तुरंत जहां भी होगा कमिश्नरी हेडक्वार्टर होगा, वहां से यह तुरंत उस एरिया में जाएंगे और वहां से हाथियों को दूर ले जाने का कार्य करेंगे। ठीक है, दूसरा उसमें क्या कहा गया है कि रेस्क्यू और उपचार की भी बातें कही गई है। झारखंड मॉडल में रेस्क्यू उपचार की क्या बातें कही गई है, तो उसमें बताया गया है कि घायल हाथियों के तत्काल उपचार के लिए एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट होगी। ठीक है, एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट होगी कि अगर हाथी घायल हो गया, संघर्ष में कुछ हो गया, तो उसको तुरंत उपचार पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ एक विशेष एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। यानी कि अगर घायल हाथी है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए एक स्पेशल रेस्क्यू सेंटर, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा, जहां घायल हाथियों का उपचार किया जा सके, उनको रेस्क्यू किया जा सके। और साथ ही साथ एक चीज और कही गई है
कि वैसे प्रशिक्षित हाथी, जिसको कुंकी हाथी कहा जाता है, उनको बुलाए जाने की बात की जा रही है, उनको झारखंड में रखे जाने की बात की जा रही है, जो जंगली हाथियों को खदेड़ करके वापस जंगल की ओर ले जाने में प्रशिक्षित होते हैं। ठीक है, यानी जंगली हाथियों को सुरक्षित नियंत्रित करने और वापस जंगल की ओर मोड़ने के लिए ऐसे हाथियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है और ऐसे प्रशिक्षित हाथियों को कुंकी हाथी कहा जाता है। तो इसको भी झारखंड में लाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि जो जंगली हाथी गलती से मानवीय बस्तियों की तरफ आ जा रहे हैं, उनको इनकी सहायता से, इनकी देखरेख में वापस से उनको जंगल में भेजा जा सके। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है, जलवायु का परिवर्तन होना सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी बड़ा संकट लेके आ रहा है। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, हाथियों पर क्या आ रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित बारिश, लंबे सूखे का दौर और जल स्रोतों का सूखना हाथियों के लिए भोजन पानी का संकट पैदा कर रहा है। भाई अनियमित बारिश, कभी वर्षा हुई कभी नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो जल स्रोत सूख गए, जल स्रोत सूख गए तो इसमें क्या हो गया, बारिश होगा तो वनस्पतियां लहराएंगी, तो वो भी नहीं हुआ, भोजन की भी कमी हो गई, जल स्रोत सूख गए तो पानी की भी कमी हो गई, और ऐसे में हाथियों के लिए भोजन पानी का संकट उपलब्ध हो गया। उसके बाद क्या है, बढ़ते तापमान के कारण आक्रामक वनस्पतियां पनप रही हैं, जो हाथियों के प्राकृतिक भोजन को नष्ट कर रही हैं। बढ़ते तापमान के कारण आक्रामक वनस्पतियां, एग्रेसिव जो आप कह सकते हैं वेजिटेशन है, वो हो रहा है, और जो उसका प्राकृतिक भोज्य पदार्थ है हाथियों का, उसको नष्ट कर रही है। ठीक है, एक उदाहरण है अफ्रीका के गैबोन देश में, जो सेंट्रल अफ्रीकी कंट्री है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के आसपास का, इक्वेटर के आसपास का है, वहां पर एक स्टडी किया गया। उसके अनुसार यह पाया गया कि जलवायु परिवर्तन से अफ्रीकी वन हाथियों के लिए फलों की मात्रा में 80% की गिरावट आई है। यानी फल जो है 80% कम मिलने लगे हैं हाथियों को, पेड़ सूखने लगे हैं। ठीक है, हाथियों की धीमी प्रजनन दर होती है, देखिए हाथियों में जो प्रजनन दर होता है वह धीमा होता है, और बदलते पर्यावरण के अनुकूल जल्दी ढलने से उनको रोकती है। तो ये जलवायु परिवर्तन का इंपैक्ट हाथियों के ऊपर पड़ रहा है। ऐसे में यह जो विश्व हाथी दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन 12 अगस्त को, यह हमें यह दर्शाती है, यह हमें यह बतलाती है कि हाथियों को सिर्फ आकर्षक रूप से जानने के लिए और प्यार दर्शाने के लिए ही नहीं है, बल्कि किस प्रकार से धरती की इस अमूल्य प्रजाति को, जो हमारे इकोसिस्टम का इंजीनियर है, इसको बचाने के लिए हम मनुष्यों को अपने स्वार्थ में कमी लानी पड़ेगी, तभी जाकर के यह प्राणी निर्बाध रूप से विचरण कर पाएगा। नए नए जंगल बसाने पड़ेंगे, जिससे कि इनके भोजन और पानी की इनको कमी ना हो, और साथ ही साथ यह भटक करके मानवीय बस्तियों में ना आ पाए। थैंक यू।